और आइए अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते बात करते दो दूनी चार की। दिल्ली से आज वो खबर जिसने देश को झकझोर कर रख दिया है। यह खबर कोलकाता से है। यहां के लॉ कॉलेज में एक युवती के साथ गैंगरेप हुआ। अब उस पर सियासी घमासान जारी है। अब सुप्रीम कोर्ट यह पूरा मामला पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है या क्या कुछ आगे सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है, इस पर आगे आपको विस्तार से जानकारी देंगे। लेकिन अगली खबर के लिए चलते हैं अपने सहयोगी पंकज झा के पास। पंकज, प्रयागराज से एक बड़ी खबर आई है और खबर वो है जो खतरे की घंटी भी है। क्या यूपी में कोई ऐसा गिरोह है, नेटवर्क है जो बहला फुसलाकर लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराता है, केरल ले जा करके और फिर केरल से आगे उसे बाहर आतंकी नेटवर्क में शामिल कराया जाता है? क्या एक लड़की की आप बीती से और पुलिस की जांच से ये बात सामने आई है। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे और अब चलते हैं आगे की खबरों के लिए प्रभाकर के पास। ना रहेगा बांस, ना रहेगी बांसुरी। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने कुछ इसी मुहावरे के तर्ज पर जो आदेश हिंदी भाषा को लेकर पारित किया था कि प्राइमरी स्कूलों में हिंदी भाषा पढ़ाई जाएगी, उस आदेश को वापस ले लिया है। कुछ लोग इसे देवेंद्र फडणवीस का मास्टर स्ट्रोक मानते हैं, तो कुछ का ये कहना है कि शायद फडणवीस सरकार बैकफुट पर चली गई है। विपक्ष के दबाव के आगे फडणवीस सरकार ने सरेंडर कर दिया है। तो मुंबई से आज हम इसी खबर पर बात करेंगे। अब आइए चलते हैं पटना, मेरे सहयोगी प्रभाकर के पास। धन्यवाद जितेंद्र। और पटना से हम बात करेंगे वक्फ बिल पर जो हंगामा मचा हुआ है उसके ऊपर में कि कैसे जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार इस मुद्दे को गरमाने की कोशिश कर रही हैं। हमने देखा कल पटना के गांधी मैदान में वक्फ बिल के विरोध में लगातार प्रदर्शन हुए, बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुआ और उसमें जो विपक्ष के बड़े चेहरे हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हों, चाहे वो पप्पू यादव हों, वो सारे वहाँ मौजूद थे। और इस पर भाजपा भी जो है वो कड़ी प्रतिक्रिया दे रही है। जो तेजस्वी यादव ने जो वक्तव्य दिया कल गांधी मैदान में उसके ऊपर में, तो इसका बिहार चुनाव पे क्या असर पड़ेगा उस पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं दिल्ली। बिल्कुल प्रभाकर, आगे आप चर्चा जरूर करिएगा, लेकिन आज एक अहम खबर की बात करना जरूरी है। कोलकाता में लॉ कॉलेज में हुए गैंगरेप केस के बाद सियासी घमासान जारी है। मामले की जांच एसआईटी की टीम कर रही है। साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी कॉलेज पहुंची और वहां पूछताछ की। इस बीच आज बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम कोलकाता पहुंची। बीजेपी ने जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम बनाई है, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री सतपाल सिंह, मीनाक्षी लेखी और सांसद विप्लव देव और साथ ही मनन कुमार मिश्रा समिति के सदस्य हैं। विप्लव देव ने ममता सरकार पर हमला भी किया। उन्होंने कहा कि महिला होने के बावजूद भी पश्चिम बंगाल में महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि कोलकाता गैंगरेप पर ममता बनर्जी सरकार पर इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी कैसे हमलावर है। दरअसल देखिए, बीजेपी कह रही है इस घटना में तृणमूल कांग्रेस के नेता शामिल है। यह कहना है विप्लव देव का। वो कह रहे हैं पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए कड़ी कार्रवाई हो। साथ ही वो कह रहे हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। महिला सुरक्षा पर असंवेदनशील बंगाल सरकार है। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, सीधे सीधे बीजेपी आरोप लगा रही है। साथ ही वो कह रही है महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने में विफल है ममता सरकार। ममता बनर्जी को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बात बीजेपी लगातार पहले दिन से कह रही है जब से ये घटना सामने आई है। अब आपको बताते हैं कि जो सीसीटीवी फुटेज बरामद हुआ है उस सीसीटीवी में क्या कुछ मिला है, क्या कुछ सबूत मिले हैं। दरअसल कोलकाता पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिला है। पीड़िता को घसीटते दिख रहे हैं 2 आरोपी इस सीसीटीवी फुटेज में। आप सोचिए कितना हैरान करने वाला मामला है। पीड़िता के आरोपों की फुटेज से पुष्टि हो गई है। मेन गेट से कॉलेज परिसर में ले जाया गया, यह भी बात सामने आई सीसीटीवी में। पीड़िता को गार्ड रूम में ले जाया गया था। 25 जून को पीड़िता से रेप की घटना हुई थी और अब तक इस पूरे मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और कोलकाता गैंगरेप का मामला अब आपको बताते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दी गई है उसमें सीजीआई से क्या मांग की गई है, यह भी आइए आपको समझाते हैं। दरअसल सीजीआई से स्वतः संज्ञान लेने के लिए कहा गया है।
एक याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंची कोलकाता में लॉ कॉलेज में गैंगरेप के मामले में, और यह कहा गया कि आप स्वतः संज्ञान लीजिए। याचिका में गैंगरेप मामले की जांच सीबीआई से कराने की भी मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि अदालत की निगरानी में एक निर्धारित समय सीमा में जांच पूरी हो। तो अदालत से यह कहा गया है कि जो समय सीमा हो वो हो और फौरन निष्पक्ष जांच के आदेश इस पूरे मामले में दिए जाएं। याचिका में सीबीआई जांच के आदेश की मांग भी की गई है और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। आशीष भार्गव हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। आशीष, जो कुछ याचिका में है वो हमने दर्शकों के सामने रख दिया, अब हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि इसमें आगे क्या हो सकता है। जी देखिए, लंबी चौड़ी मांगे हैं। कंपनसेशन की भी मांग है कि पीड़िता को अंतरिम मुआवजा 50 लाख रुपए दिया जाए। मजिस्ट्रेटी इंक्वायरी पूरी घटना की हो ताकि संस्थान में जो विफलता हुई है, जिन अफसरों की चूक हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा को ऐसे संस्थान में लेकर तमाम सुरक्षा उपाय करने की भी मांग है। लेकिन ये एक लेटर पिटीशन है और जाहिर तौर पर अब सीजीआई के ऊपर ये डिपेंड करता है, सीजीआई BR गवई क्या इस मुद्दे को लेटर पिटीशन पर सुओ मोटो लेंगे, कार्रवाई शुरू करेंगे। हालांकि कई मामलों में हमने देखा, आरजी कौर अस्पताल वाले मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी और इसके बाद बहुत सारे डायरेक्शन दिए थे। तो एक ऐसी घटना है जिस पर सबकी नज़र है और हम लोगों को भी ये देखना होगा कि क्या सीजीआई इस मुद्दे पर सुओ मोटो लेंगे, कार्रवाई शुरू करेंगे। हालांकि कुछ PIL जो है वो हाई कोर्ट में भी दाखिल हुई हैं, तो ये देखना काफ़ी अहम होगा कि जो क्या सुप्रीम कोर्ट सीधे इस मामले को अपने पास लेगा और सुनवाई करेगा। इसके लिए कुछ वक्त इंतजार करना पड़ सकता है। एक बहुत छोटा सा जवाब आपसे कि जब मामला वहां की हाई कोर्ट में भी है और SIT जांच भी कर रही है, तो क्या पुराना इतिहास कहता है कि ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट आमतौर पर क्या करता है? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट जब दखल देता है तो पूरी तरह दखल देता है। पुराने जो केस आप उठा कर देखेंगे तो सीबीआई को इंक्वायरी बहुत सारी केसेस में हाई कोर्ट ने भी दी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी दी है। SIT की जांच का मतलब ये नहीं है कि सीबीआई इस मामले में जांच नहीं कर सकती। डिपेंड करता है कि किस तरीके का भरोसा पुलिस पर दिखाया जाता है। याचिकाकर्ता कई बार मांग करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि सीबीआई जैसी इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी होनी चाहिए, और बहुत सारे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के दखल भी दिए हैं और सीबीआई जांच के आदेश भी दिए हैं और मॉनिटरिंग भी ऐसे केसेस में की है। आरजी कौर इस जो अस्पताल में जो नर्स की हत्या हुई थी, रेप हुआ था, उसमें जो ट्रेनिंग नर्स थी, वो एक बड़ा उदाहरण यहाँ का है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा दखल दिया था, स्वतः संज्ञान लिया था। पूरी एक कमेटी भी बनाई थी कि सरकारी और गैर जितने भी अस्पताल पूरे पश्चिम बंगाल में हैं उनमें सुरक्षा का ऑडिट किया जाए और तमाम इंतज़ाम वहाँ पर CCTV समेत किए जाएं। तो सुप्रीम कोर्ट दखल देता है ऐसे मामलों में, और जब दखल देता है तो वो फिर भरोसा जो है वो स्टेट की पुलिस की बजाय, SIT की बजाय देश की सबसे प्रीमियर जांच एजेंसी जिसे कहते हैं CBI, उस पर भरोसा जताता है। जी ठीक, आप नजर बना के रखिएगा। आशीष, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस पर सियासत भी खूब हो रही है और इन सियासत के बीच वो तमाम बातें भी सामने आ रही हैं जब ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ फैसला ले सकता है। अब ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना है, जो याचिका में मांग की गई है उस पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना है कि क्या होगा आगे। उस पर भी हमारी नजर होगी, उस पर भी आपको अपडेट देंगे। लेकिन अगली खबरों को विस्तार से जानने के लिए रुक कर रहे हैं अपने सहयोगी पंकज झा का। क्या यूपी की लड़कियों को बहला फुसलाकर केरल ले जाया जाता है, फिर उनका इस्लाम में धर्म परिवर्तन कराया जाता है और फिर उन्हें आतंकी नेटवर्क में शामिल कराया जाता है? ये सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि प्रयागराज की पुलिस ने मोहम्मद कैफ और कहकशा बानो इन दोनों को गिरफ्तार किया है और उसके बाद ये सवाल उठ खड़ा हुआ कि क्या एक पूरा नेटवर्क इसमें शामिल है। एक दलित नाबालिग लड़की को पिछले महीने वहां कुछ मुस्लिम लड़की और लड़कों ने उठाया, उसको बहला फुसलाकर वो केरल ले गए। केरल में उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाला गया। 2-3 दिनों तक उसके साथ टॉर्चर भी हुआ। किसी तरीके से वो उनके चंगुल से भाग कर निकली, रेलवे स्टेशन पहुंची, उसने अपनी आप बीती बताई। उसके बाद प्रयागराज की पुलिस से संपर्क किया गया और वो प्रयागराज पहुंची। इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है।
कैफ को गिरफ्तार कर लिया गया और जिस लड़की ने उसे घर से बहला फुसलाकर पहले प्रयागराज की मस्जिद ले गई थी और केरल ले जाया गया था, वो दिल्ली के रास्ते उन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। एक तीसरा व्यक्ति जो कि दिल्ली में मिला था उस लड़की से, वो ताज मोहम्मद, अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। हम सुन लेते हैं पहले कि पहले लड़की ने क्या कहा, उसकी मां ने कहा और प्रयागराज की पुलिस ने अब तक की शुरुआती जांच में क्या पाया है, उसको थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। मेरी दरअसल सहेली पड़ोस के रहने वाली है और मैं कोटेदार की बेटी की शादी में गए थे 8 तारीख को। उसके बाद दरअसल मेरी सहेली बोली चलो घूमने, बीच रास्ते में मुझे बताई इस्लाम अच्छा धर्म होता है और सब खराब। उसके बाद यहाँ फूलपुराए कैफ नाम के लड़का मिला, उसके फ़ोन से वो बात की ताज मोहम्मद के पास। दिल्ली से मैंने टिकट किया, हम लोग केरला है, केरला से उसके बाद एक घर में रह गए, मुस्लिम लड़के थे ढेर सारे और बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी और मुझ जैसी दलित लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराते थे और जिहाद की ट्रेनिंग देते थे। और जब ये सब मैं सुनी घबरा के भाग आई। हमारी लड़की 8 मई को दावत खाने गई थी कोटेदार की बिटिया के साथ शादी में और वहीं से गायब हो गई 10 बजे रात। दिल्ली से केरला गई, केरला से हमारे लगे फ़ोन आया था, वो बोली कि अम्मी हमको पकड़ा है, आओ छुड़ा लो। तो आए, हम पुलिस की इतला दिए थे, पुलिस ने छुड़ा के ले आए हमारी लड़की के। आरोपी दरकशा बानो और मोहम्मद कैफ निवासी थाना फूलपुर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में और आरोपों के संबंध में सभी पहलुओं पर गहनता से जांच की जा रही है। मुकदमे में वांछित शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारियों के लिए टीम का गठन किया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। पीड़िता को बरामद कर वन स्टॉप सेंटर CWC प्रयागराज में दाखिल कराया गया है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी। लेकिन सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है कि लड़की खुद उनके चंगुल से, यानी केरल में, जिन पर आरोप है कि जो उस पर जबरन इस्लाम धर्म कबूलाना चाहते थे, और लड़की और उसके घर वालों का ये भी आरोप है कि उसे आतंकी नेटवर्क में शामिल कराया जाना था, तो आखिर यूपी की पुलिस क्या कर रही थी? राकेश जी। देखिए, निश्चित तौर पर यह मामला बहुत चौंकाने वाला, चिंता में डालने वाला और सचेत करने वाला भी है। ये कोई पहला मामला नहीं है। इस तरह के मामलों में अलग अलग, और ये तो केरल के साथ इसका नेटवर्क जुड़ा है और केरल पहले से ही कट्टरपंथियों के लिए, चरमपंथियों के लिए इस तरह के कई मामले, और ये मामले जिनको जो हाई कोर्ट तक पहुंचे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं, और केरल को लेकर के केरल फाइल्स फिल्म भी बनी है। ये उसी तरह की फिल्म का कथानक है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की पुलिस को संज्ञान मिला, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसको बरामद भी किया है, कार्रवाई करने के लिए आगे प्रक्रिया भी बढ़ाई है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी एक लव जिहाद को लेकर के ही विधि विरुद्ध तरीके से जो धर्म परिवर्तन कराए जाते हैं उसको लेकर के गंभीर कानून बनाने का काम किया था, उसमें सजा की वृद्धि करने का भी काम किया है। और ये मामले अब सैकड़ों से बदल करके हजारों तक पहुंचे हैं। यानी एक बहुत बड़ा नेटवर्क इसमें काम करता है, जिसमें हिंदू लड़कियों को, विशेष करके दलित समाज की लड़कियों को जो गरीब वर्ग की हैं, उनको बहला फुसला करके कैसे उनका धर्मांतरण कराया जाए और धर्मांतरण करा करके उनको कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनाया जा सके, ये एक बड़ी साजिश है। उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार इस पर काम कर रही होती है और केंद्र की एजेंसियां भी इनको लेकर के सचेत है। NIA है, तमाम एजेंसियां इसको लेकर के जांच कर रही हैं। ये सौभाग्य है कि इस बच्ची का जीवन बच गया, वरना कहीं अगर पुलिस कर्मियों के पास संपर्क में ना आ पाए होते और अगर ये बच्ची ना छूट पाई होती तो शायद आज ये भारत के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही होती। इसके अपने जीवन की क्या अवस्था होती। निश्चित तौर पर ये सारी बातें हमारे रोम रोम को खड़ा कर देती हैं, हमें चिंता में डालती हैं, और ये एक परिवारों के लिए भी एक खतरे की घंटी है कि अपनी बच्ची के साथ किसी भी प्रकार के परिवर्तन को आप बहुत गंभीरता के साथ, जिम्मेदारी के साथ देखिए कि उसका मिलना जुलना किन के साथ है। क्योंकि पहले तो इसमें केवल मुस्लिम युवक शामिल होते थे और अब बहुत चौंकाने वाली बातें इसमें आ रही है कि मुस्लिम युवतियां इसमें से एक अभियान पूर्वक शामिल होती हैं और कैसे माइंड वॉश करके कैसे उसको पहले धर्मांतरण के लिए प्रेरित करती है और धर्मांतरण के बाद कैसे भारत के बाहर ले जाकर के विदेशी सरजमीन पर भारत के खिलाफ इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके भी तमाम वाकये सामने आ रहे हैं और इसमें भी इसी तरह का कथानक निकल कर आ रहा है। निश्चित तौर पर यह बात बहुत डराने वाली है, चौंकाने वाली है, लेकिन इसमें पुलिस को और ज्यादा प्रिवेंटिव एक्शन लेने होंगे। यहीं से जो आपने एक बात कही, वहीं से एक बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि 9 साल से यूपी में बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। वो कहते हैं कि इस तरह के अपराधियों की जगह या तो जेल में है, फिर
ऊपर है। उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि संख्या बढ़ रही है, एक बड़ा नेटवर्क है, पश्चिम यूपी से लेकर के प्रयागराज तक चलता है, तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? नहीं, जिम्मेदारी से हम पीछे नहीं हट रहे हैं। हमने इस समस्या को समस्या माना है और इसीलिए समस्या के समाधान के लिए काम करना शुरू किया है। देखिए, धर्मांतरण के जो तरीके थे वो तरीके बदले हैं। पहले जोर दबाव के आधार पर, डर के आधार पर धर्मांतरण कराया जाता था, फिर लालच के आधार पर, लोभ के आधार पर कराया जाने लगा। अब यह धर्मांतरण का जो स्वरूप है, जिसमें विशेष करके बच्चियों को टारगेट किया जा रहा है, नाबालिग बच्चियों को टारगेट किया जा रहा है, वो गरीब तबके की है, दलित बिरादरियों की है, ऐसी बिरादरियों से जहां पर बहुत जागरूकता का अभाव है और ऐसी जगहों पर जानबूझ करके टारगेट करके प्रयास करता है। ऐसे मामले जब पुलिस के प्रशासन के संज्ञान में आते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियों के संज्ञान में आते हैं, तो निश्चित तौर पर इन पर कार्रवाइयां भी होती हैं। देखिए, इस मामले में केवल सरकार को जवाबदेह बना करके और सरकार से अपेक्षा करेंगे तो मुझे लगता है शायद समस्या के हम सही समाधान की तरफ नहीं जा पाएंगे। इसमें समाज के सभी अवयवों को साथ मिलना पड़ेगा। इसमें मीडिया की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी, सामाजिक संगठनों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी और राजनीतिक दल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी भी अपनी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन मुश्किल तब होती है जब ऐसे मामलों को पॉलिटिकल एंगल के आधार पर देखा जाता है। ऐसे मामलों को लेकर के मजहबी चश्मा उसमें जब देखा जाता है। एंगल की बात करें, इस पे तो किसी ने कोई सवाल ही नहीं उठाया, तो मामला पुलिस की जांच अभी का है। आप निश्चिंत रहिए, अभी इस पर भी सवाल उठेंगे और ऐसे तमाम मामलों पर सवाल उठे। जब जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस तरह की कार्रवाइयां की है तो उसको लेकर के सवाल उठते हैं कि मुसलमान मासूम नौजवानों को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार फंसा रही है। लेकिन यह देश भर में हो रहा है और देश नहीं बल्कि दुनिया भर में हो रहा है। दुनिया भर में धर्मांतरण के लिए इस प्रकार की टैक्टिक्स अपनाई जा रही है, इस्तेमाल की जा रही है। ये गंभीर चिंता के विषय है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए विषय है। इसको बहुत छोटा करके आंकने की आवश्यकता नहीं है। इसके जो बृहत्तर परिणाम है, इन गंभीर परिणामों को ध्यान में रखते हुए इसमें सभी एजेंसियों को, चाहे वो जांच एजेंसियां हो, इंटेलिजेंस एजेंसियां हो, इन सबको एक समन्वय बना करके बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ कार्रवाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ सीधा मसला है। आपने सही बात कही। अगर ये बात सच है, जिस तरीके से रूट बना और प्रयागराज से चलकर एक लड़की पहुंच जाती है केरल तक और उसके बाद जो चीज़ें सामने आ रही हैं, अगर वो सच है तो खतरे की घंटी है और राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। आगे की खबरों के लिए हम चलते हैं प्रभाकर के पास। धन्यवाद पंकज। और बिहार में क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है, हम बात करेंगे वक्फ कानून की, जिस पे लगातार मामला गर्माता जा रहा है। कल हमने देखा पटना के गांधी मैदान में हजारों और लाखों की संख्या में जो मुस्लिम भाई हैं वो इसके विरोध में उतर के आए, सड़कों पे आए और बड़े राजनेता जो हैं यहाँ के, उनका उन्हें समर्थन मिला। चाहे वो तेजस्वी यादव हों, चाहे वो पप्पू यादव हों, वो अपना समर्थन देने के लिए वहाँ पे मौजूद रहे और उन्होंने ऐसे वक्तव्य भी दिए जो आज के दिन में कंट्रोवर्सी का कारण बन रहा है, जिस पर भाजपा को भी मौका मिला है राजद पे हमला करने का। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो वो इस कानून को लागू नहीं होने देंगे और साथ ही जो वक्त की संपत्ति है वो संपत्ति जो है उसे वापस कर दिया जाएगा। इस पे सुधांशु त्रिवेदी जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, उन्होंने जोरदार हमला बोला तेजस्वी यादव के ऊपर। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार में शरिया कानून लाना चाहते हैं और वक्त के बहाने जो है वो हिंदुओं की संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं। पहले आपको सुनाते हैं सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। राजद और सपा का समाजवाद कतई समाजवाद नहीं कहा जा सकता, जिसे आजकल सोशल मीडिया में इस प्रकार का एक वर्ड यूज होता है कि नमाजवाद कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। जहां तक इस्लाम धर्म के, इस्लामी अकीदे के मुकद्दस रवायतों का सवाल है तो बहुत साफ कहना चाहता हूं, कुरान में वक्फ नाम का कोई वर्ड नहीं है। साफ कह सकते हैं कि हम समाजवाद के पक्ष में भाजपा और जदयू खड़ा है और आज के ये राजद और समाजवादी पार्टी जैसे दल नमाजवाद के पक्ष में जाकर खड़े हो गए और नमाज जैसे मुकद्दस अकीदे का भी मजाक उड़ा रहे हैं, उसका भी केवल सियासत के लिए प्रयोग कर रहे हैं। और यह बात हम निराधार नहीं कह रहे हैं। इनकी सरकार आई जो आने वाली नहीं है तो ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को कूड़ेदान में फेंक के शरिया का विधान लागू कर देंगे। शरिया के विधान की बात कर रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी और ये मामला बिहार में लगातार गर्माता जा रहा है। हमारे साथ फैजान अहमद हैं, वरीय पत्रकार हैं बिहार के, इस पे चर्चा करने के लिए। लेकिन पहले फैजान साहब से पहले हम
अखिलेश शर्मा का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी हैं, दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अखिलेश, ये जो पूरा मामला है और जिस तरीके के वक्तव्य आ रहे हैं भाजपा की तरफ से, वो काफी कड़े वक्तव्य हैं। आपको लगता है कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह के वक्तव्य से भाजपा को नुकसान हो सकता है, या इस तरह के जो रवैया उन्होंने जो हार्डलाइनर रवैया अपनाया है उससे उनको फायदा ही होगा? देखिए, तलाक बीजेपी ने नफे नुकसान का तो आकलन पहले ही कर लिया था जब वक्फ अमेंडमेंट कानून को लेकर के आए, और उन्हें पता है कि इस मुद्दे को लेकर के पूरे देश में एक अलग तरह का संदेश दिया जा सकता है। लेकिन बिहार जहां तक विधानसभा चुनाव का प्रश्न है, बीजेपी ने यह फैसला किया था कि पार्टी इसमें हिंदुत्व के मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में नहीं जाएगी। लेकिन कल जिस तरह से तेजस्वी यादव ने वक्फ कानून को लेकर के केंद्र सरकार के ऊपर हमला किया और ये कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो इस कानून को लागू नहीं होने देंगे, उसको लेकर के आज बीजेपी तुरंत आक्रामक हो गई। सुबह सुबह 10 बजे ही सुधांशु त्रिवेदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली गई, और बीजेपी को लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है इसको लेकर के बिहार में जो हिंदू वोट उनको कंसोलिडेट किया जा सकता है। क्योंकि दो बातें बीजेपी ने अपनी ओर से कही। पहली बात तो ये कि तेजस्वी यादव संविधान का सम्मान नहीं कर रहे हैं, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो वक्फ संशोधन कानून लाया गया है ये गरीब मुसलमानों को उनका हक दिलाने के लिए लाया गया है। तीसरी बात जो उन्होंने कही कि शरिया कानून को तेजस्वी यादव बिहार में लागू करना चाहते हैं। तो ये तीनों मुद्दे ऐसे हैं जो बीजेपी विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी। जी बिल्कुल, और जैसा आपने कहा कि इस मुद्दे पे जितने कड़े वक्तव्य बीजेपी की तरफ से आएंगे उतना ही जो है वो हिंदू वोट जो है वो कंसोलिडेट होगा भाजपा के पक्ष में, और यही कारण है कि भाजपा जो है इस पर कड़ा रुख आज से अख्तियार कर रही है। फैयान साहब, ये जो हंगामा चल रहा है इस पे भाजपा ने तो अपना रुख साफ कर दिया है, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अभी भी ढुलमुल स्थिति में हैं। हालांकि राजद ने इस पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, लेकिन कुछ ऐसी विपक्षी पार्टियां भी हैं जो अभी भी इस पे बच के वक्तव्य दे रही हैं। आपको लगता है कि बिहार में इस चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा होगा? ये मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, और मुझे लगता है कि मुद्दा बन भी जाएगा, क्योंकि जिस तरह से कल वक्फ बचाओ संविधान बचाओ की जो एक बहुत बड़ी रैली हुई है यहाँ पर, तो उसमें जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट कल रहा है, खुल के रहा है, इंडिया ब्लॉक का, चाहे वो आरजेडी हो, राजद हो या कांग्रेस हो, इन लोग के बड़े लीडर भी इसमें शामिल हुए हैं और उन लोगों ने वहाँ भाषण भी दिए हैं। तो इससे ये लग रहा है कि इसको चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, और मुझे लगता है कि मुद्दा बन भी जाएगा, क्योंकि जिस तरह से रिएक्शन आया आपको आरजेडी और कांग्रेस के बाद जो रिएक्शन आया बीजेपी की तरफ से, वो भी मतलब मुझे लगता है कि जैसे कल तेजस्वी यादव ने जो बातें कही वो उन्होंने कुछ अपने लिमिटेशन से आगे बढ़ के कह दी कि भाई हमारी सरकार बनी तो इस वक्त कानून को हम रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। लेकिन आज बीजेपी जिस तरह से उस पर रिएक्ट कर रहा है कि ये नमाजवाद है, ये शरीयत कानून लाने की कोशिश है, ये मुझे लगता है कि कुछ ये भी बहुत ज़्यादा बोल गए हैं। लेकिन इसके पीछे दोनों ही तरफ के नेताओं के जो वक्तव्य आए हैं उनके पीछे पूरी तरह से राजनीति है, सियासत है। बट जो तेजस्वी यादव जैसे नेता जो इस पर बोलते हैं उनका स्टैंड तो पहले से क्लियर है, लेकिन वो जो हार्ड लाइन स्टैंड लेते हैं, और जैसा आपने कहा कि उन्होंने एक रेखा क्रॉस कर दी, तो आपको लगता नहीं है कि चुनाव में ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है इस तरह के वक्तव्य, और उनके जो हिंदू समर्थक वोटर हैं वो थोड़े इस मामले में फिर उनको एक शक की निगाह से देखने लगते हैं, या उनको उनसे थोड़ा कटा हुआ महसूस करते हैं? जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, और ख़ास तौर से अभी बीजेपी ने जितना मतलब स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है, तो उनका पर्पस भी वो अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को, अपनी कंस्टिट्यूंसी को कंसोलिडेट करने का ही है, और उसके पीछे यही राजनीति है। और यही देखिए, यही राजनीति बढ़ते बढ़ते चुनावी राजनीति में बदल जाएगी, क्योंकि बहरहाल चुनाव तो बिहार में ही होना है, अभी और कहीं चुनाव है नहीं, तो इसका पूरा असर जो है वो बिहार में ही पड़ने वाला है। और मुझे लगता है कि शायद इसीलिए देखिए कांग्रेस के बड़े बड़े नेता दिल्ली से आए हैं यहाँ, उन लोगों ने आके यहाँ भाषण दिया है, तो इसको एक रियलिटी में एक ग्राउंड बना के, बिहार को ग्राउंड बना करके यहाँ इसको चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है वक्फ कानून को। सो देखिए, इसको चुनावी मुद्दा बनाने की जैसा आप बात कर रहे हैं फैयान साहब, चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश तो है, और इसमें जो खेमे हैं वो बटे हुए हैं। भाजपा, जैसा हमारे सहयोगी बोल भी रहे थे कि भाजपा ने नफे नुकसान का पहले ही फासला या आकलन कर लिया होगा, और उसके बाद ये कानून लेके आए हैं। उन्हें अच्छे से पता है कि चुनाव में इस पे क्या होगा। लेकिन भाजपा जो एक दलील दे रही है वो दे रही है कि जो गरीब मुसलमान है, यानी जो पसमंदा मुसलमान हैं, उनके हितों की रक्षा होगी इस कानून को लाने से,
और आज आप देखिए, जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो आज पसमानदा मुसलमानों का सम्मेलन भाजपा कर रही है। कहीं ना कहीं भाजपा को लगता है कि इस मुद्दे पे भी पसमानदा मुसलमान या जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है फैजान साहब, वो उनके साथ खड़े होंगे और भाजपा किसी तरह से उसमें सेंध लगाने में कामयाब होगी। ये कोशिश है भाजपा की कि जो पसमानदा मुस्लिम है, यानी जो बैकवर्ड कास्ट के मुस्लिम हैं, तो उन्हें ये जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ख़ासतौर से इमारत शरिया, उससे उन लोग को कुछ दूरी बनती गई और उसका नतीजा हुआ कि उसमें वो फिर डिवीज़न भी हो गया और एक अलग इदारे शरिया भी बन गया जो पसमानदा मुसलमानों की रहनुमाई कर रहा था। तो ये जो पसमानदा मुस्लिम अगर बीजेपी की तरफ अगर उनका रुख हो रहा है इस मामले को लेकर, वक्फ के मामले को लेकर के, तो ये बहुत ही नेचुरल है, क्योंकि वक्फ के खिलाफ जो तंजीमें और जो ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हैं उनके बारे में कहा जाता है कि ये सो कॉल्ड अपर कास्ट मुस्लिम को ही रिप्रेजेंट करती हैं, ये बैकवर्ड को मुस्लिम को नहीं रिप्रेजेंट करती हैं। इसलिए जो बैकवर्ड कास्ट जिसको कह रहे हैं पसमानदा मुस्लिम, वो पसमानदा मुस्लिम को लगता है कि साहब ये तंजीमें तो हमारे लिए है ही नहीं। जी, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं अपने सहयोगी अखिलेश जी से पूछना चाहूँगा, क्योंकि अखिलेश जी जो हैं वो भाजपा को बहुत करीब से कवर करते हैं, जानते हैं और उनके लोगों से लगातार संपर्क में रहते हैं। अखिलेश, ये जो भाजपा ने, जैसा आपने बताया कि भाजपा ने नफा नुकसान का आकलन पहले ही कर लिया होगा और जितनी बातें ये कर रहे हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव सरी के नेता जो हैं वो बात कर रहे हैं, वो जितने कड़े वक्तव्य दे रहे हैं, भाजपा के लिए वो काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है, भाजपा के लिए अच्छा हो रहा है वो एक तरीके से, क्योंकि जो हिंदू हैं वो उनसे नाराज हो रहे हैं। भाजपा जैसी पार्टी को चुनाव से पहले बिहार में पसमानदा सम्मेलन करने की क्या जरूरत है? क्या आपको लगता है कि इस वक्त कानून के बावजूद भी पसमानदा मुस्लिम जो है वो भाजपा के साथ खड़ी दिखेगी, या भाजपा कोशिश कर रही है उसमें सेंध लगाने की? बिल्कुल, ये आज से नहीं बल्कि काफी वर्षों से बीजेपी पसमानदा समाज में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। शुरुआत उत्तर प्रदेश से की थी, जहां बीजेपी का अपना अंदरूनी आकलन ये है कि काफी संख्या में पसमानदा समाज का समर्थन भी उसका मिला, खासतौर से मुस्लिम महिलाओं का, जब 3 तलाक को खत्म किया गया था। और इसीलिए अब जबकि वक्फ संशोधन कानून सरकार लेकर के आई बनाया है, तो सरकार ने ये एक बड़ा संदेश दिया कि पहली बार उन्होंने एक पसमानदा शब्द का जिक्र करते हुए उन्होंने बोर्ड में उनको जगह दी है, महिलाओं को जगह दी है। तो बीजेपी ये सीधे तौर पर संदेश देना चाहती है कि उनके हक के लिए वो आगे आ रही है, उनके हक में वो आवाज उठा रही है और उन्हें उनका हक दिला रही है। तो सीधे तौर पर जिस तरह से आप तेजस्वी यादव को देखें या अखिलेश यादव को यूपी में देखें, जब वो हिंदू समाज में जातियों के आधार पर बात करते हैं, तो ठीक वैसे ही बीजेपी की कोशिश ये करेगी कि मुस्लिम समाज में भी तो जातियां हैं, उनको भी आप क्यों नहीं उनका हक देते, जो पिछड़ी जातियां हैं जिनको हक अभी तक नहीं मिला है। तो यही मुद्दा लेकर के बीजेपी जा रही है। तो पहले यूपी में पसमानदा समाज को साथ रहने का प्रयास किया गया और अब बिहार में भी यही कोशिश की जा रही है। वैसे ये भी बता दें कि जनता दल यू, जो कि बीजेपी की सहयोगी है, वो काफी लंबे समय से पसमानदाओं को अपने साथ लाने के लिए कई सारी स्कीम्स भी चला रही है और कई सारे उन्होंने इस तरह के कदम भी उठाए। ये अखिलेश, एक सवाल आपसे भी और साथ में ये सवाल फैजान साहब से भी होगा मेरा। हालांकि ये वक्त से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन क्योंकि ये आज का डेवलपमेंट है जिसमें AIAM ने, यानी ओवैसी साहब की पार्टी ने बिहार में बोला है कि वो अलग से लड़ेंगे और तीसरा मोर्चा वो खड़ा करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने महागठबंधन से संपर्क करने की कोशिश की और हमें किसी तरह का उनकी तरफ से कोई संकेत नहीं मिला है। अब जबकि वक्फ कानून पर मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें एक ऐसी पार्टी जो मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करती है वो तीसरा मोर्चा बनाने की बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं इसका सीधा नुकसान जो है वो राजद और कांग्रेस कंबाइन को होगा और भाजपा इसमें फायदे में दिखेगी आपको? निश्चित तौर पर अगर आप बिहार का इतिहास देखें तो यह साफ तौर पर दिखता भी है। ओवैसी ने तो पिछली बार काफी अच्छा प्रदर्शन भी किया था, आपने ये देखा होगा कि उनके कई सारे MLA भी जीत करके आए थे, हालांकि बाद में वो RJD में शामिल हो गए थे। और महागठबंधन की पार्टियां तो आरोप ओवैसी पर यही लगाती हैं कि वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि वो सारे मुद्दे जो महागठबंधन उठाती है मुसलमानों के हित में, जो बातें ओवैसी करते हैं, दोनों में कहीं पर कोई अंतर नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर ओवैसी अलग चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि महागठबंधन की पार्टियों को ये कहने का मौका मिल जाता है कि मुसलमान वोटों का बंटवारा करने के लिए बीजेपी की ओर से ओवैसी को आगे बढ़ाया जाए। जो फैजान साहब, इस पे मैं क्लोजिंग रिमार्क आपसे चाहूंगा फैजान साहब, क्योंकि आज ये बड़ा दिलचस्प राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है आज, जिसमें कि ओवैसी साहब की पार्टी ने घोषणा की है कि वो तीसरा मोर्चा बनाएंगे। आप इसको
वक्फ बिल पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है और उसके बाद ये जो आज का डेवलपमेंट है, इसको आप कैसे देखते हैं, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काफ़ी दिनों से ये कोशिश कर रहा था कि राजद के साथ उसका कुछ अलायंस हो जाए ताकि वो इलेक्शन एक साथ लड़ें, क्योंकि उनका कहना है कि देखिए कंस्टिट्यूंसी तो दोनों की एक ही है। अगर वो MIM के उम्मीदवार खड़े होते हैं तो वो वोट किसका काटेंगे? वोट तो राजद या कांग्रेस का ही काटेंगे, बीजेपी का तो वोट काटेंगे नहीं। तो ऐसी हालत में अगर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ओवैसी साहब ने ये कहा है कि वो थर्ड फ्रंट बनाएंगे, अकेले लड़ेंगे या हो सकता है सारी सीटों पर लड़ें, तो ऐसी हालत में वो ज़बरदस्त नुकसान इंडिया ब्लॉक को पहुंचाएंगे। जी 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 आपकी बात समझ गया मैं। इंडिया ब्लॉक को नुकसान पहुंचाएंगे। और बिहार से आज इतना ही। अब बाकी खबरों के लिए हम मुंबई का रुख करते हैं मेरे सहयोगी जितेंद्र के पास। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। महाराष्ट्र में कुछ ऐसी ही कहावत चरितार्थ हो रही है। दरअसल महाराष्ट्र में बवाल हो रहा था महाराष्ट्र सरकार के एक आदेश को लेकर कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो 3 भाषाओं को पढ़ाया जाना है, तो तीसरी भाषा के तौर पर पहली से लेकर चौथी तक बच्चों को तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी का एक विकल्प दिया गया था। और ये कहा गया था कि अगर दूसरी भाषाओं को के लिए 20 के करीब छात्र नहीं इकट्ठा होते हैं तो ऐसे में डिफ़ॉल्ट भाषा के तौर पर हिंदी को ही पढ़ाया जाएगा। अब इस मुद्दे को लेकर बवाल हो गया। राज ठाकरे की पार्टी MNS और उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना UBT ने इसका काफ़ी विरोध किया और इस विरोध को प्रदर्शित करने के लिए 5 जुलाई को दक्षिण मुंबई के गिरगांव चौपाटी से लेकर आज़ाद मैदान तक एक बड़ा मोर्चा निकाला जाने वाला था। हालांकि कहा तो ये गया कि ये गैर राजनीतिक मोर्चा होगा और जो कोई हिंदी लादे जाने का विरोध कर रहा है वो इस मोर्चे में शामिल हो सकता है, लेकिन मकसद साफ था। चंद महीनों बाद ही महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के चुनाव होने वाले हैं, मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं और ये सारी कवायद उसी को देखते हुए चल रही थी। लेकिन मोर्चे के पहले ही, यानी कि कल के दिन, आज महाराष्ट्र विधानमंडल का सत्र शुरू हो रहा है। कल के दिन देवेंद्र फडणवीस जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस सरकारी फैसले को वापस ले लिया और एक डॉक्टर नरेंद्र जाधव नाम के शिक्षाविद की अगुवाई में एक कमेटी स्थापित करने की घोषणा कर दी, जो कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी। उसके बाद ही इस दिशा में आगे कुछ किया जाएगा। अब कुछ लोग इसको देवेंद्र फडणवीस का मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं कि BMC चुनावों से पहले एक मुद्दा छीन लिया उन्होंने विपक्षी पार्टियों से, तो कुछ का कहना है कि ये सरकार बैकफुट पर आ गई है। तो हकीकत क्या है, आइए चलते हैं मयूर परिक के पास, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और सियासी घटनाक्रमों पर महाराष्ट्र में नजर रखते हैं। मयूर, कल के ये फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? फडणवीस सरकार ने हिंदी भाषा पढ़ाए जाने के फैसले को वापस लिया है, क्या ये मास्टर स्ट्रोक है या फिर सरेंडर? देखिए, एक बात पक्की रही कि बीजेपी को जो पूरी की पूरी महाराष्ट्र में जो अगली लड़ाई लड़नी है वो है BMC चुनाव की। और BMC चुनाव के मद्देनजर अगर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ये दोनों एक साथ आते हैं तो ऐसा कुछ सर्वे में बताया गया है कि बीजेपी को नुकसान हो सकता है। अब ये जो तीसरी भाषा का, हिंदी का जो विकल्प था, उसे लेकर दोनों भाई साथ में आने की बात चल रही थी और 5 तारीख को ये इकट्ठा आने वाले थे। लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस जी ने जिस तरह से अब घूम जाओ यू टर्न मारा है, उसके बाद से ये स्पष्टता अब तक नहीं हो पाई है कि दोनों ही पार्टियां एक साथ मोर्चा निकालेगी, क्योंकि शिवसेना पार्टी ने तो ये बात, UBT ने तो ये बात साफ कह दी कि वो मोर्चा निकालने पर आमादा है, 5 तारीख को मोर्चा जरूर निकालेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको यहां पे अंडरलाइन करके बताना चाहूंगा कि जिस तरह से मराठी भाषा का विरोध हो रहा था और सरकार ने जिस तरह से यू टर्न लिया, उसका श्रेय UBT शिवसेना को मिल रहा है, उससे अधिक राज ठाकरे की MNS पार्टी को मिल रहा है। क्योंकि इस पूरे मसले को लेकर उदयराज सामंत, इन्होंने राज ठाकरे इनसे मुलाकात की। इसके अलावा जो है दादा भूसे, उन्होंने राज ठाकरे इनसे मुलाकात की। इसके अलावा राज ठाकरे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच में भी बांद्रा इलाके में एक मुलाकात हुई थी। इसी के साथ 3 पत्र राज ठाकरे इन्होंने लिखे थे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और दमदार विरोध
भी किया था मीडिया के सामने आकर खुलकर। और इसे लेकर ये पूरे मसले पर एमएनएस जिस तरह से आक्रामक हुई थी, जब चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने अब जीआर दोनों ही वापस ले लिए हैं, पहला जीआर और इंप्रूव्ड जीआर, ये दोनों ही जीआर जब वापस लिए हैं, तो श्रेय सबसे ज्यादा राज ठाकरे इनको जा रहा है। और ऐसे में जो मुख्य सवाल है कि भाई फायदा किसे हुआ, बीजेपी को हुआ या शिवसेना एमएनएस को हुआ? तो उसका सीधा जवाब यह है कि अगर एमएनएस और शिवसेना इन दोनों पार्टी के बीच में गठबंधन नहीं होता है तो पूरी तरह से बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि ये लड़ाई जीतने का श्रेय मेरे अनुसार पूर्ण रूप से एमएनएस को गया है, यूबीटी सेना को पूर्ण रूप से नहीं गया है। और अगर इन दोनों भाइयों का गठबंधन हुआ तो निश्चित तौर पर ये जो पहला गेम है या पहला नंबर जो गेम का है, बीएमसी चुनाव से पहले अपना नंबर स्कोर करने का काम, ये काम ठाकरे बंधुओं ने कर दिखाया है। इस समय तो यही चित्र लग रहा है। जी हाँ, बिल्कुल मयूर, इस समय तो ऐसा ही चित्र लग रहा है कि ठाकरे बंधुओं को जो हासिल करना चाहिए था। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि अब ये जो ठाकरे बंधु हैं, जब ये फडणवीस का फैसला आया तो एक पल ये भी लगा था कि शायद जो दोनों भाइयों के साथ आने का मौका था इस मंच पर, जो विरोध के लिए जो मोर्चा निकलने वाला था, तो वो नहीं हो पाएगा। लेकिन अब दोनों भाइयों ने ऐलान किया है कि जो जल्लोश मनाया जाएगा उसमें साथ में आएंगे। धन्यवाद मयूर हमसे बातचीत के लिए। अब आइए चलते हैं दिल्ली अंजीत के पास। शुक्रिया आपका जितेंद्र। और आइए आपको लिए चलते हैं इस वक्त मनोरंजन भारती जी के पास, जो कि इस वक्त चिराग पासवान के मौजूद हैं। और देखिए चिराग पासवान का सबसे बड़ा इंटरव्यू। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और आज आपको मिलवाता हूं चिराग पासवान साहब हैं हमारे साथ। सर, आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, एनडीटीवी से बातचीत कर लिया। कल भी आप दौरे पे थे, राजगीर, नालंदा, इन सब दौरे पे थे आप, बहुत भीड़ थी। क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको बिहार में? देखिए, जहाँ पे भी हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास और एनडीए गठबंधन के प्रति जो उत्साह देखने को मिल रहा है, ये मेरे उस विश्वास को और ज़्यादा मजबूत करता है जब हम लोग कहते हैं कि हमारा गठबंधन इस बार एक ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर हो रहा है। 225 से ज़्यादा सीटें जीतकर इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और वही रिस्पॉन्स जनता के माध्यम से भी देखने को मिलता है। लेकिन आपके चुनाव लड़ने को लेकर के बड़ा उहापोह है। मैं वो कहानी सुनना चाहता हूँ जो कि उस मंच पे हुआ जिस मंच पे प्रधानमंत्री भी भाषण देने के लिए आने वाले थे और आपके और मुख्यमंत्री के बीच में कुछ बातचीत हुई। प्लीज आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्या बातचीत हुई? ऐसी कोई बातचीत नहीं है जो बताने की जिसकी ज़रूरत हो। मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने आए, बातचीत हुई, हम दोनों के बीच की बातचीत है। अब इसको क्या ही मैं ज़्यादा सार्वजनिक करूं, बट कतई वो कोई चुनावी दृष्टि से या मंच प्रधानमंत्री जी का था तो कोई और ऐसी बातचीत खास विशेष ऐसा जो मैं शेयर करूं, ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। चलिए मैं आपको हिंट दे देता हूं। उन्होंने आपको पूछा कि चिराग, आप विधानसभा का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? आप केंद्र में मंत्री हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपके पास अभी उम्र है, और क्या क्या कहा उन्होंने? इतनी सारी बातचीत मेरे मुख्यमंत्री के साथ होगी तो मुझे ही नहीं पता था। बताइए, मैं भी बिहार से हूँ, थोड़ा बहुत खबर तो रखूंगा। नहीं, देखिए, कोई ऐसी कोई गंभीर, और जैसा वो मंच था, प्रधानमंत्री जी मंच पे उस वक्त आने वाले थे, उससे ठीक पहले ही, और हम सब लोग साथ में खड़े हुए थे। मुख्यमंत्री जी थे वहाँ पे, आदरणीय ललन सिंह जी वहाँ पे खड़े हुए थे, बगल में नित्यानंद राय जी खड़े हुए थे, दिलीप जायसवाल जी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, सब लोग हम लोग साथ में हम लोग खड़े हुए थे और इन जनरल बातचीत हो रही थी। कोई ऐसा विशेष नहीं कि कौन लड़ रहा है, कहाँ से लड़ रहा है, कौन सी सीट, ये वो, इतना डिटेल में कोई बातचीत। बट उन्होंने कहा ना आपको कि आप बिहार का चुनाव मत लड़िए, मतलब नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप एमएलए का चुनाव आप खुद मत लड़िए, ये नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप चुनाव मत लड़िए। क्या कहा उन्होंने? बट उन्होंने जानकारी जरूर जाननी चाहिए कि आप इच्छा रख रहे हैं, तो मैंने बोला हाँ सर, इच्छा है। फिर उन्होंने कहा कि मत लड़िए, आपका अभी ऐसी कोई बातचीत नहीं। इतना तो जरूर कहा होगा ना, आप केंद्र में मंत्री है, क्यों लड़ना चाहते हैं? नहीं, वो अपना अनुभव वो साझा कर रहे थे, बता रहे थे कि वो भी केंद्र में रहे और फिर राज्य में आए, और जो कि हकीकत भी है, केंद्र में भी उन्होंने
बड़े विभागों की लंबे समय तक जिम्मेदारी निभाने का काम किया जब श्रद्धेय वाजपेयी साहब थे, और उसके बाद फिर 2005 से तो राज्य में जिम्मेदारी निभाई रही। उन्होंने आपके पिताजी के बारे में भी कहा कि वो भी तो लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री रहे। ये इतनी बातचीत हमको नहीं लगता कि समय था कि इतनी ज्यादा विस्तृत बातचीत हुई हो। तो आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? अब इसी से शुरू करते हैं। देखिए, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, और मैंने हर मंच से मैंने इस बात को मैंने कहा भी है। आप खुद चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। मैं लड़ना चाहता हूँ। मैं लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा, देखिए ये फैसला अंतोगत्वा मेरी पार्टी को करना है। और जब मैं ये कहता हूं तो छूटते ही मुझ पर सवाल आता है कि भैया पार्टी तो आप ही हैं। पार्टी तो आप ही हैं। इससे पहले अगर आप ये कहें मैं खुद ही इसका जवाब दे दूं। जब मैं कहता हूं कि ये फाइनल डिसीजन पार्टी को लेना है, मेरे कहने का तात्पर्य ये होता है कि पार्टी को इस पे मंथन करना है, पार्टी को इस पे अध्ययन करना है कि क्या मेरे चुनाव लड़ने से पार्टी को फायदा है, क्या मेरे चुनाव लड़ने से मेरे गठबंधन को फायदा है। कई बार ऐसा होता है कि जब केंद्रीय नेता जब राज्य के चुनाव में जाते हैं, और भाजपा ने ये प्रयोग कई बार किया है, कई राज्यों में किया है, जहां पे उन्होंने अपने केंद्रीय मंत्रियों तक को, सांसदों को तो जरूर, बट मंत्रियों तक को उन्होंने राज्य के चुनाव में उतारने का उन्होंने काम किया, और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो ऐसे में ये प्रस्ताव पार्टी के समक्ष मैंने जरूर रखा कि मेरी इच्छा है, मैं वापस बिहार जाना चाहता हूं। क्या ऐसा लगता है कि उससे मेरी पार्टी को, मेरे गठबंधन को उससे लाभ है, उससे फायदा है? तो अगर पार्टी अगर ये कहेगी तो मैं चुनाव लड़ना चाहूंगा। ये आपने कहा कि बीजेपी ऐसा लड़वाती है, क्या बीजेपी से भी इस बारे में कोई चर्चा हुई है? मेरी अपनी पार्टी है, मैं गठबंधन में जरूर हूं, पर मेरी गठबंधन राजनीतिक विषयों को लेकर है, मेरे पार्टी के विषयों को लेकर चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन यदि आप खुद चुनाव लड़ते हैं विधानसभा का, तो बाकी समीकरण बाकी पार्टियों के खराब होते हैं जो एनडीए के ही घटक दल हैं, और आपने पिछली 2 बार से ऐसा किया है। मेरे चुनाव लड़ने से कोई समीकरण कैसे खराब होगा, मेरी ये समझ के परे है। पिछली बार आप 234 सीट पे लड़ गए थे, जेडीयू की हालत देखिए आप। पिछली बार मैं अकेले में चुनाव लड़ा था, वो एक ऐसा परिस्थिति उस वक्त ऐसी थी जब मैं एनडीए गठबंधन से मैंने स्वतः बाहर होना मैंने स्वीकारा, और उस वक्त 137 सीटों पर मैंने उस वक्त चुनाव लड़ा। चुनावी दृष्टि से अगर जीत हार देखी जाए तो सिर्फ एक ही हम लोग का विधायक जीता, बट पार्टी को लगभग 6% का मत उस वक्त हासिल हुआ। पर वो परिस्थिति अलग थी। आज की तारीख में जब मैं मजबूती से एनडीए गठबंधन के मैं साथ हूं, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि मेरे चुनाव लड़ने से एनडीए गठबंधन के भीतर का कोई समीकरण खराब हो। विपक्ष में जरूर इस बात को लेकर खलबली है, और कई लोग नहीं चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं। आप अपनी पार्टी को, अपने कैडर को क्या कहेंगे कि नीतीश कुमार के लिए वोट करिए? क्योंकि आप पिछले 2 विधानसभा चुनाव आप नीतीश कुमार के खिलाफ लड़े हैं, अब पहली बार होगा लोकसभा चुनाव में, तो चलिए आप प्रधानमंत्री के लिए वोट मांग लेते हैं। ये पहला चुनाव होगा विधानसभा में जिसको मैं आपको मंच से कहना होगा कि नीतीश कुमार जी के लिए वोट दीजिए। आप कैसे कन्विंस करेंगे? इसका एक और ये है कि इसके पीछे जब महादलित आयोग वो बना था, तो उसमें से पासवान को अलग कर दिया गया था, वो भी एक मुद्दा है। देखिए, जब हमारी पार्टी सन 2000 में बनी, और 2000 से लेकर अभी तक परिस्थितियां विभिन्न कारणों से कुछ ऐसी रही कि हम लोगों ने कभी विधानसभा का चुनाव लोक जनशक्ति पार्टी ने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी ने कभी साथ मिलकर नहीं लड़ा। 2005 में मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने पार्टी के गठन के बाद पहली बार चुनाव लड़ा, और उस वक्त फरवरी का चुनाव हो या नवंबर का चुनाव, दोनों चुनाव उस वक्त उन्होंने अकेले लड़ा। 2010 वाले चुनाव में भी वो दूसरे गठबंधन का हिस्सा थे, आदरणीय लालू जी के साथ थे, और 2015 में जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ गए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का गठबंधन महागठबंधन के तहत लालू जी के साथ हो गया था, और 20 वाला चुनाव मैंने अकेले लड़ा। ये पहला चुनाव, बिल्कुल आपने सही कहा, पहला चुनाव है जब हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ विधानसभा का लड़ रहे हैं। बट अनुभव लोकसभा से है हम लोगों को। लोकसभा का चुनाव जिस तरीके से 19 का हो या 24 का हो, हम लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर लड़ने का काम किया, और बहुत खूबसूरत परिणाम हम लोगों को देखने को मिले। और आज की तारीख में भी मैं मानता हूं कि ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन है। जिस तरीके से पांचों दल का ये एक अलायंस है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और मेरी पार्टी तो है ही, पर मांझी जी और कुशवाहा जी के आने से ये एक बहुत विनिंग कॉम्बिनेशन हो जाता है। उदाहरण के तौर पर पिछले 4 अगर आप उपचुनाव देखें जो बिहार में हुए, उसमें जिस तरीके से रिजल्ट आया, बेलागंज जैसी सीट जो हम लोग लगभग पिछले 3.5 दशक से एनडीए कभी नहीं जीता था, वो सीट हम लोग जीते, तरारी वाली सीट हम लोग जीते। तो मैं मानता हूं कि साथ मिलकर लड़ने से परिणाम
बहुत खूबसूरत आएंगे। तभी मैं कह रहा हूं कि एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। कितनी सीटें लड़ेंगे? अब बात सीट पे आ गई है, कितनी सीटें चाहते हैं आप? मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूंगा बाबा अगर मैं कोई भी ऐसी चर्चा सार्वजनिक मंच पे मैं पहले करूं और गठबंधन के भीतर मैं बाद में करूं। मुझे लगता है ये तमाम वो विषय हैं जो एक बार गठबंधन के भीतर इस पे चर्चा तय होने जरूरी है और फिर उसको सार्वजनिक 5 जरूर किया सांसद है ना जाएगा। आपके, जी। तो 30 सीट तो चाहिए आप कम से कम आपको। या पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं? नहीं, मैं आपके पास कोई तो आंकड़ा होगा, कुछ तो तैयारी नहीं, कर रहे जरूर हो ना? आंकड़ा है, मेरे पास आंकड़ा है, मेरे पास सीटों की संख्या के साथ साथ सीटों का चयन है। मैं जानता हूं कि मेरी प्राथमिकता में कौन कौन सी सीट हैं जो मुझे चाहिए होंगी लड़ने के लिए, और इतनी स्वतंत्रता गठबंधन के भीतर हम लोग को जरूर मिलती है कि खुलकर हम लोग चर्चा करेंगे। मैं एनडीए गठबंधन के साथ ये मेरा छठा चुनाव होगा जो हम लोग साथ मिलकर हम लोग लड़ रहे हैं। 14 का लड़ा, 15 का लड़ा, 19 का लड़ा, 20 का एक अगर छोड़ दें, फिर 24 का हम लोगों ने लड़ा, और अब ये 25 का हम लोग साथ मिलकर लड़ने जा रहे हैं। और हर चुनाव में बहुत एमिकेबली, बहुत सहजता से हम लोग की सीट शेयरिंग हुई है और उतनी सहजता से इस बार भी होगी। नंबर ऑफ सीट इंपॉर्टेंट होगा या टाइप ऑफ सीट इंपॉर्टेंट होगा? क्वालिटी ऑफ सीट विल मैटर फॉर मी। मैंने हमेशा मैं इस बात का मैं पक्षधर रहा हूं कि सिर्फ संख्या दिखाने के लिए या सिर्फ जनता के बीच हल्ला करने के लिए कि देखिए हम इतनी सीट पे लड़ रहे हैं, इतनी सीट पे लड़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। और मैं चाहूंगा कि हर वो सीट हर उस घटक दल के पास जानी चाहिए जहां पर वो मजबूत हो, जहां पर आपकी मजबूती हो, ताकि हर दल का स्ट्राइक रेट बेहतर हो, तभी ओवरऑल एनडीए का स्ट्राइक रेट अच्छा जाएगा। लोकसभा में मुझे खुशी है कि मैंने सिर्फ वही 5 सीटें ली जिस पे मुझे पूरा विश्वास था कि मैं जीत सकता हूं। उसके अलावा भी अगर मुझे कोई मिलती तो मैं वही सीटें लेता जहां पे मुझे विश्वास रहता कि मैं जीत सकता हूं। सिर्फ संख्या दिखाने के लिए कि मैं 8 पे लड़ रहा हूं, मैं 10 सीट पे लड़ रहा हूं, मैं वो सीटें मैं कतई नहीं लेता। उसी तरीके से विधानसभा के चुनाव में भी मोर देन द नंबर ऑफ द सीट, द क्वालिटी ऑफ द सीट्स विल मैटर फॉर मी, ताकि मेरा स्ट्राइक रेट बरकरार रहे। इसका मतलब कम सीटें भी चलेंगी यदि क्वालिटी की सीट जीतने मैं कतई ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कम सीटें भी चलेंगी। अच्छी सीटें अच्छी संख्या के साथ, और वो गठबंधन में जरूर मुझे लगता है हर किसी को पार्टी के स्ट्रेंथ के हिसाब से सम्मानजनक सीटों का बंटवारा होगा, ये मैं मानता हूं। क्वालिटी ऑफ सीट मतलब जो आपने कही। और चिराग पासवान भी चुनाव लड़ सकते हैं विधानसभा का? जी बिल्कुल लड़ सकते हैं। बिल्कुल, मैं इस बात को मैं कह रहा हूँ, ये मेरी इच्छा है। मैं कल वाले कार्यक्रम के बाद में कुछ चैनल पे देख रहा था कि ये नैरेटिव चल रहा है कि मैं नहीं चुनाव लड़ना चाहता, बट ये नैरेटिव विपक्ष के द्वारा चलाया जाता चलाने वाला एक नैरेटिव रहा है जहां पे उनकी चिंताएं बढ़ती हैं अगर मैं बिहार की ओर में आगे बढ़ता हूं। बट हाँ, मेरी इच्छा जरूर है कि मैं चुनाव लड़ूं। कई लोग ये भी मानते हैं कि चिराग पासवान बार बार कहते हैं कि मेरी इच्छा है, पार्टी तय करेगी। ये बात इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा एनडीए में बार्गेनिंग पावर बढ़ जाए। मेरे बारे में हर बार ये कहा जाता है बाबा, ये पहली बार हम लोग साथ में नहीं बैठ रहे। हर चुनाव के वक्त हम लोग ऐसे ही हम लोग साथ में बैठते हैं, और हर चुनाव में ये एक आरोप मुझे लगता है बहुत सहजता से मेरे साथ आता है कि प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा है, ये सीटें बढ़ाने के। बट हकीकत है, जो मैंने कहा है, आई हैव ऑलवेज वॉक द टॉक। जो मैंने बोला है मैंने उसको करके भी दिखाया। 2020 में कतई कोई नहीं मान रहा था, उस वक्त भी मुझ पर यही कहा जा रहा था कि मैं सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, दबाव की राजनीति कर रहा हूँ, और अंतोगत्वा जितनी सीटें मिलेंगी मैं मान के मैं गठबंधन के साथ में चला जाऊंगा। बट ऐसा हुआ नहीं, मैंने अकेले लड़ा। उस वक्त जबकि संख्या कंसर्न नहीं था, उस वक्त जिस विजन के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, वो मेरे लिए ज्यादा बड़ी प्राथमिकता था, जिसकी वजह से गठबंधन में समझौता नहीं हो पाया। क्या यदि महाराष्ट्र फार्मूला के तरह आपकी पार्टी में कुछ लोग बीजेपी के कुछ लोग आपके सिंबल पे लड़ें, क्या आप ये इसके लिए तैयार होंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और क्यों ऐसा कोई करेगा जब मेरे पास मेरे अपने मजबूत उम्मीदवार हैं। पार्टी ने इतने वर्षों में मेहनत की है, मेरे नेताओं ने मेहनत की है, उनका हक बनता है चुनाव लड़ने का। तो और मुझे नहीं लगता कि गठबंधन में भी इस तरीके की कभी कोई चर्चा महाराष्ट्र में देखने को मिला है। ये मुझे नहीं पता दूसरे राज्य में क्या हुआ क्या नहीं, बट ऐसा समझौता कभी हम लोगों ने एनडीए में बिहार में नहीं किया। कुछ और इश्यूज हैं जो देश में चल रहे हैं। एक बहुत बड़ा इशू ये है कि कथावाचक को लेकर के, एक यादव कथावाचक और ब्राह्मण कथावाचक के को लेकर के काफी विवाद है। आपकी क्या सोच है? क्या केवल ब्राह्मण ही कथावाचक हो सकता है, कोई दलित नहीं हो सकता यदि उसको वेद का, रामायण का और महाभारत का ज्ञान हो? तो बिल्कुल हो सकता है, और मैं हमेशा इस बात का पक्षधर रहा हूं कि धर्म में जाति, राजनीति में जाति, राजनीति में धर्म, ये ऐसे विषय हैं जिसको कभी एक दूसरे के साथ मिश्रित कर कर नहीं देखा जाना चाहिए। धर्म का एक ऐसा विषय है जो कि धर्म के जानकार ही
उस पर अपनी बातों को मजबूती से रख सकते हैं, अब वो भले किसी भी जाति से आते हों। ये स्वतंत्रता मुझे लगता है हर धर्म देता है और देनी भी चाहिए कि आप किसी भी जाति से आते हो, अगर आप उस धर्म के जानकार हैं और आप उस धर्म का प्रचार करना चाहते हैं तो ये स्वतंत्रता होनी चाहिए। बट इसमें भी जब कोई जात पात देखता है तो मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ, ये कतई एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। माथा का मुंडन कर दिया, पता नहीं गलत क्या है क्या ये, कर बहुत दिया। गलत है ये, बहुत गलत है ये कतई। और आज दिक्कत यह है कि समाज में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो समाज में भेदभाव की सोच को बढ़ावा देने का निरंतरता में प्रयास करते रहते हैं, जिसका प्रमुखता से विरोध किया जाना जरूरी है। जो भी व्यक्ति जिस भी विषय का जानकार हो, भले वो किसी भी जाति से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो, उसको अपनी बातें रखने का पूरा हक, पूरा अधिकार है। ये भारत का संविधान अभिव्यक्ति की आज़ादी उनको देता है। एक बयान ये भी आया कि किसी ने कहा कि संविधान से ऊपर मनुस्मृति है। गलत है ये, संविधान से ऊपर कुछ नहीं हो सकता। आज ये देश है तो संविधान की वजह से है, ये देश चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ संविधान के आधार पर ही चलेगा, उसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। ये बात भी उठ रही है, आरएसएस के एक बड़े जो पदाधिकारी, उन्होंने कहा कि संविधान में सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द को प्रस्तावना से हटा देना चाहिए। देखिए, उसकी पृष्ठभूमि हम लोगों को समझने की जरूरत है। ये विषय उन दो शब्दों का नहीं है, ये विषय आपातकाल के दौरान लिए गए फैसलों का है। आपातकाल जिसको हम लोग एक काले अध्याय के तौर पर हम लोग देखते हैं, और हर वो व्यक्ति जिसने आपातकाल की प्रताड़नाओं को झेला है वो इस बात से हमेशा सहमत रहेगा, जिसमें मेरे परिवार के भी सदस्य रहे, मेरे खुद के पिता रहे हैं, जो उस आपातकाल के दौरान जिनको जेल जाना पड़ा, अलग अलग तरीके की उनको यातनाएं झेलनी पड़ी, उस दौरान लिए गए फैसलों का जब आप उस पूरे कालखंड का विरोध करते हैं तो कैसे आप उन फैसलों का आप समर्थन कर सकते हैं? कोई भी नहीं कर सकता। और किस तरीके से प्रस्तावना में, जो कि मूल स्वरूप है, अगर इतना ही ये जरूरी होता, मैं तो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाला व्यक्ति हूं, मैं उनके सिद्धांतों पे चलने वाला व्यक्ति हूं, और वो हमारे संविधान के निर्माता हैं। जब उनको ही इस बात की जरूरत नहीं महसूस हुई कि इन दो शब्दों को जोड़ा जाना चाहिए, आपने उस प्रस्तावना को ही आपने चेंज कर दिया, आपने मूल स्वरूप को ही चेंज कर दिया। और आज किस मुंह से राहुल जी वो संविधान की वो लाल कॉपी अपने हाथ में लहराते हैं, और जब वो बोलते हैं कि एनडीए आएगी और हम लोग संविधान चेंज कर देंगे, जबकि सही मायनों में संविधान चेंज करने का काम तो उस वक्त की प्रधानमंत्री और राहुल जी की दादी, उन्होंने करने का काम किया था, इंदिरा गांधी जी ने। बट अभी तो आप जाति का विरोध कर रहे थे, फिर तो आप तो सबसे बड़े सेकुलर हुए, आप तो बड़े सोशलिस्ट हैं, आपके पूरे पार्टी की नींव ही उस पर रखी गई, आपके पिताजी उसी विचारधारा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मेरी समाजवादी मेरी सोच है। सेक्युलरिज्म से हर व्यक्ति अपने आप को जोड़कर देखता है, बट मैं उस परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा हूं जिस परिप्रेक्ष्य में ये पूरा विषय उठा है। जब आप पूरी इमरजेंसी के दौर का जब आप विरोध करते हैं तो उस वक्त लिए गए हर फैसले का कौन नसबंदी का समर्थन कर सकता है? आज मेरे तमाम मुसलमान भाई पटना में बैठे हैं, वहां पे वक्फ बिल का वो विरोध कर रहे हैं। यहाँ दिल्ली में जब इमरजेंसी के वक्त जब यहाँ तुर्कमान गेट से जब सबको निकाल दिया गया, आज भी दिल्ली के बॉर्डर पर गाजियाबाद के आसपास कहीं पे नसबंदी कॉलोनी के नाम से ये लोग वहां पे स्थापित किए गए हैं। इन लोगों को यहाँ से उखाड़ के फेंक दिया गया, वो सही है, पर अगर हम लोग गरीब मुसलमान को उसका हक दें तो वो गलत हो जाता है। तो ऐसे में वापस मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ, जब आप इमरजेंसी के इन तमाम फैसलों का विरोध करते हैं तो उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी ये एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया था जो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के विचारों के खिलाफ है। हम लोग उसकी निंदा करते हैं। तो आप भी चाहते हैं सेकुलर सोशलिस्ट शब्द हटा दिया जाए? हर वो फैसला जो इमरजेंसी के दौरान लिया गया था, मैं इस सोच से आप शब्दों पे जा रहे हैं, मैं कतई मैं शब्दों पे नहीं जा रहा, मैं उस सोच पे जा रहा हूं किस तरीके से संविधान के मूल स्वरूप को बदलने की सोच रखी गई। एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर दिया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा, मैं उस सोच की खिलाफत करता हूं। आपने वक्फ बिल का विरोध के बारे में कहा, तेजस्वी ने भी कहा, कल एक बड़ी सी मीटिंग हुई पटना में कि वक्फ कानून को खत्म कर देंगे। आपकी क्या राय है इस मामले पर? देखिए, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मेरी पार्टी और ख़ास तौर पे जिनका खून मेरी रगों में है, मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने हमेशा से अल्पसंख्यक समाज की आवाज़ बनने का उन्होंने काम किया। और जब मैं अल्पसंख्यक समाज की बात करता हूँ, मैं खासतौर पे मुसलमानों की मैं बात करता हूँ।
और हमेशा हम लोगों ने अपने आप को एक पहरेदार की तरह उस सरकारों में अपने आप को देखने का काम किया जहां पे हम लोग दलितों, वंचितों, शोषितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों के हितों का संरक्षण कर सकें। आज भी मैं उसी भूमिका में हूं। ये वक्फ संशोधन जब ये आया, इसके ऊपर मैंने, मेरी पार्टी ने विस्तार में चर्चा की और इसीलिए हम लोगों ने आग्रह किया था सरकार के सामने एक सहयोगी होने के नाते कि इसको एक कमेटी में भेजा जाए। सरकार ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसके लिए गठित की, जिसकी हम लोगों ने स्वागत भी किया ताकि हर स्टेक होल्डर को मौका मिला अपनी बातें रखने का। जो संशोधन हम लोगों ने दिए वो संशोधन वहां पे स्वीकारे गए। आज की तारीख में मैं मानता हूं कि जिस स्वरूप में इस बिल को लाया गया, ये एब्सोल्युटली प्रो पुअर मुसलमान है, गरीब मुसलमानों के हक में किए गए ये संशोधन है। मुट्ठी भर मुसलमान जिनके हाथों में एक बड़ी संपत्ति थी, उसको कैसे फर्दर बाकी मुसलमानों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, उसको लेकर, जबरदस्ती आपकी संपत्ति को ना ले लिया जाए, उसको लेकर इसमें बदलाव किए गए हैं। हर वो मुसलमान जो इसको पढ़ेगा, समझेगा, वो ये जानेगा कि गरीब मुसलमानों के हक में। ऐसा लग रहा है कि बिहार चुनाव में ये मुद्दा बनने वाला है बड़ा। इसको मुद्दा बनाया जाएगा। विपक्ष करेगा क्या? यही मुद्दा बनाएगा। विपक्ष ने निरंतरता में तुष्टीकरण की ही तो राजनीति की है। तुष्टीकरण की राजनीति से ये जो सेक्युलरिज्म जिस वर्ड की हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई क्यों आपातकाल के दौरान जोड़ा गया, क्यों जोड़ा गया? तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ा गया ना भाई। कहां पे कोई बोल रहा था कि सेक्युलर सोच नहीं है? हर धर्म के लोग अच्छे से ग्रो कर रहे थे, एक साथ ग्रो कर रहे थे। आपने उसको हाईलाइट करके आपने तुष्टीकरण की राजनीति को अपने पैर पसारने का मौका दे दिया। आपने कहीं समाजवाद, नमाजवाद भी कहीं जिक्र किया है, वो क्या है? मैंने जिक्र नहीं किया, हमारे सहयोगी दल ने इसका जिक्र किया है। खैर, ये वही सोच है तुष्टीकरण की राजनीति जो विपक्ष को बहुत सूट करती है। आज अगर चुनाव की दहलीज पर इस विषय को इतनी प्रमुखता से उठाया जा रहा है तो इसका आप राजनीतिकरण करने की सोच रख रहे हैं ना। आपकी सोच कतई उन मुसलमानों का आवाज़ बनने की नहीं है, उनके हक की लड़ाई लड़ने की नहीं है। अगर होती तो इन 75 सालों में आज़ादी के बाद अधिकांश समय यही लोग सत्ता में रहे, तो क्यों उसके बाद आज भी मुसलमानों के ये हालात हैं? आप पूछिए बिहार में कितने समय तक लालू जी राजद की सरकार रही, उससे पहले निरंतरता में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, उसके बावजूद सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, क्यों इस तरीके के ऑब्जर्वेशंस उसमें आए? और रामविलास पासवान जी ने एक वक्त कहा था कि मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाओ, तो वो हो नहीं पाया था। 2005 में जब मेरे नेता ने इस बात को रखा था तो उस वक्त क्यों नहीं इन लोगों ने समर्थन किया? चलिए, एक लास्ट में एक बार फिर से बता दीजिए, चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का आपको? अरे प्रभु लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? मेरी पार्टी को ये अंतिम फैसला लेना है। मैं चिराग पासवान पूरी तरीके से बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ और तत्पर हूँ। इसी बात पर बहुत बहुत शुक्रिया। खत्म करते हैं।